जब आप लंदन का नाम सुनते हो तो सबसे पहले याद आता है बिग बेन, टावर ऑफ लंदन, और अगर आप क्राइम के फैन हो तो शर्लॉक होम्स का 221B बेकर स्ट्रीट। पर आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूं जो कंप्लीटली सच में घटी, बिल्कुल रियल है, और जिसने पूरे लंदन की बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया। यह है लॉयड्स बैंक बेकर स्ट्रीट की स्टोरी। एक ऐसी रॉबरी जो 1971 में हुई और आज तक लोग इसका नाम लेते हैं। सुनो, 11 जून 1971। लंदन का वेदर वैसा ही था, लोगों का चलना फिरना वैसा ही था, पर नीचे बेकर स्ट्रीट के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरी वर्ल्ड को शॉक देने वाला था। एक आदमी था, एंथनी गैविन। यह आदमी कोई टिपिकल क्रिमिनल नहीं था जो गन लेकर मास्क लगाकर बैंक में घुस जाए। बिल्कुल नहीं। गैविन एक इंटेलिजेंट इंसान था, एक मास्टरमाइंड था, एक जीनियस था। गैविन के पास एक फेक नेम था, चार्ल्स पी बेकर। हां भाई, बेकर स्ट्रीट पर चार्ल्स बेकर। यह तो आयरनी ही थी। गैविन ने इस फेक नेम से बैंक अकाउंट खोला, सब डॉक्यूमेंट सही सही बनाए, आईडी प्रूफ सब तैयार किए। फिर उसने क्या किया? उसने लॉयड्स बैंक के पास के एरिया को देखा। उसे जो चाहिए था वह था, एक शॉप। और वह शॉप कहां थी? बेकर स्ट्रीट के नीचे, बिल्कुल लॉयड्स बैंक के सीधे नीचे, अंडरग्राउंड। अब समझो, यह तो प्योर शर्लॉक होम्स जैसी लॉजिक थी। गैविन ने पूरे सिटी को मेजर किया होगा, पूरी प्लानिंग की होगी, ब्लूप्रिंट्स देखे होंगे, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स देखे होंगे। इसका मतलब एक ऐसा माइंड था जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स पर सोच सकता था। उसने रियलाइज किया कि अगर बेकर स्ट्रीट में एक शॉप रेंट ले ली तो नीचे जाकर केयरफुली, मैथमेटिकली एक टनल खोदकर सीधे लॉयड्स बैंक के वॉल्ट तक पहुंच सकते हैं। गैविन ने यह टनल खोदना शुरू किया। रात को सीक्रेटली इक्विपमेंट लगाकर, डिब्री सावधानी से निकालकर। महीने भर, 2 महीने, 2 महीनों में एक कंप्लीट टनल। और यह टनल सीधे लॉयड्स बैंक के वॉल्ट के नीचे से निकल रही थी। सोचो, कितने गट्स चाहिए एक आदमी को एक ऐसी टनल खोदने को जो अगर कॉट हुआ तो तुरंत जेल। पर गैविन को रिस्क नहीं दिखता था, उसे लॉजिक दिखता था। उसे क्या दिखता था? उसे 3 मिलियन दिखता था। 3 मिलियन 1978 में। सोचो, यह कितना पैसा था। आजकल तो करोड़ों अरबों के बारे में सुनते हो, पर 50 साल पहले यह एस्ट्रोनॉमिकल फिगर था। इसका मतलब मेजर इंश्योरेंस क्लेम, इसका मतलब इंटरनेशनल इंसिडेंट। इसका मतलब जब यह न्यूज बाहर आई तो वर्ल्ड मीडिया का कंप्लीट अटेंशन। और गैविन के पास यह सब कैलकुलेट था। उसने जाना कि कितना रिस्क है, पर रिवॉर्ड भी उतना ही था। पहली बात, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई नीचे से टनल खोद कर आएगा। ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी, आर्म्ड गार्ड्स, डोर लॉक्स, सब अपर लेवल पर फोकस था। अंडरग्राउंड? नोबडी थिंक्स अंडरग्राउंड। यह शर्लॉक होम्स लॉजिक था, अनएक्सपेक्टेड एंगल से अप्रोच करो। दूसरी बात, टाइमिंग। गैविन ने पूरे बैंकिंग ईयर को स्टडी किया, हॉलीडेज, वीकेंड्स, सिक्योरिटी शिफ्ट्स, सब समझा। उसने जाना कि जब मैक्सिमम हॉलीडेज हों और मिनिमम स्टाफ हो तभी अप्रोच करना चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, पेशेंस। गैविन ने महीनों वेट किया, बेकर स्ट्रीट पर बैठा, दुकान में, टनल खोदता रहा। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई हरी नहीं। शर्लॉक होम्स के किसी मिस्ट्री स्टोरी में जो लॉजिकल पैशन दिखता है वह यहां दिख रहा था। यह केवल पैसा नहीं था, यह एक चैलेंज था। यह प्रूव करना था कि सिस्टम को हरा सकते हो, कि हार्ड वर्क और ब्रेन से कुछ भी पॉसिबल है। सुरंग तैयार हुई। अब गैविन के पास सब कुछ था। उसके पास अकाउंट था, शॉप थी, टनल थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कमिटेड टीम थी। हां, गैविन अकेला नहीं था, उसके पास और लोग थे, और ये लोग भी फुली ट्रस्टेड थे। ये लोग भी समझते थे कि यह एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था, लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। यूनाइटेड किंगडम में अनएम्प्लॉयमेंट थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, और यहां 3 मिलियन सीधे उनके हैंड्स में आने वाले थे। तो फाइनल प्लान क्या थी? टनल के माध्यम से वॉल्ट तक पहुंचना, लॉक्स तोड़ना, कैश निकालना और भाग जाना। पर यह कितना इजी है कि कहां, और कितना डिफिकल्ट है कि किया। वॉल्ट का लॉक कोई सिंपल लॉक नहीं था, यह एक टाइम लॉक था। इसका मतलब यह कि बैंक क्लोज होने के बाद एक फिक्स्ड टाइम के लिए वॉल्ट को ओपन नहीं किया जा सकता, चाहे कोई सीक्रेट कोड भी जानता हो। यह सिक्योरिटी का एक ब्रिलियंट तरीका था,
गैविन यह जानता था, उसने रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा, और फिर उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। अगर वॉल्ट को डायरेक्टली नहीं खोल सकते तो साइड से खोल सकते हैं। वॉल्ट एक फुटबॉल स्टेडियम जैसा है, चारों ओर से स्ट्रांग, पर टॉप और बॉटम से कमजोर हो सकता है। गैविन की टीम ने टनल के थ्रू वॉल्ट के बॉटम को केयरफुली ड्रिल किया, ड्रिल के साथ बस इतना कि एक स्मॉल ओपनिंग बन जाए। और फिर वह तो अगले पार्ट में आएगा। अभी के लिए समझो कि ये होल ऑपरेशन, ये रॉबरी, ये हाइस्ट, ये तो केवल शुरुआत थी एक ऐसी स्टोरी की जो आगे चलकर वर्ल्ड की बिगेस्ट रॉबरीज में से एक बन गई। शर्लॉक होल्म्स को अगर यह केस मिलता तो शायद वह भी इंप्रेस्ड हो जाता। अब समझो, जब गैविन की टीम ने वॉल्ट के नीचे का सेक्शन ड्रिल किया तो क्या देखा? गोल्ड नहीं, डायमंड्स नहीं, बस नोट्स, कैश, सीधा पाउंड नोट्स। हां, कंप्लीटली नगद। ब्रिटिश पाउंड के नोट्स एक के ऊपर एक स्टैक्स में वॉल्ट के हर कॉर्नर में भरे हुए। यह देखकर किसी का हार्ट बीट नॉर्मल रह सकता है। 3 मिलियन सीधे आंखों के सामने, पर यहां एक बिग प्रॉब्लम थी। सब पैसे एक साथ नहीं निकाल सकते थे। अगर वॉल्ट कंप्लीटली एम्प्टी हो गया तो तुरंत अलार्म जाएगा। स्ट्रांग रूम में सेंसर्स लगे होते हैं, वेट सेंसर्स, मोशन सेंसर्स, सब कुछ। अगर सडनली वॉल्ट का वेट कम हो गया तो अलर्ट। यह एक कॉम्प्लेक्स पजल था और गैविन को सॉल्यूशन खोजना था। तो क्या किया गैविन ने? स्मार्ट थिंकिंग से काम लिया। उसने समझा कि स्लोली स्लोली निकालना होगा, वीक्स में, मंथ्स में, पर महीनों। वह तो क्रेजी था, पर फिर भी गैविन के पास एक और ब्रिलियंट आइडिया था। अगर पैसे निकालते समय वॉल्ट में इक्वल वेट रखा जाए तो सेंसर्स नहीं पकड़ेंगे। तो गैविन की टीम ने क्या किया? उन्होंने लीड और सैंड के पैकेजेस भरे और जो कैश निकालते थे उस जगह लीड और सैंड रख देते थे। यह तो एक परफेक्ट स्वैप था। रात का 3 बजे, 4 बजे, जब पूरा लंदन सो रहा था, बेकर स्ट्रीट के नीचे इस टनल में एक डिटरमिन्ड ऑपरेशन चल रहा था। टीम मेंबर्स नोट्स को काउंट करते थे, पैक करते थे, लीड से रिप्लेस करते थे, घंटों घंटों तक, रात के बाद रात। और यह सब साइलेंटली, किसी को पता चले बिना। पर सवाल यह है, क्या सब चुप रहे? क्या किसी को कुछ पता चला? यहां एक बिग थिंग यह थी कि बैंक को पता नहीं चला। हां, बिल्कुल नहीं चला। बैंक के स्टाफ जो रोज सुबह शाम वॉल्ट को चेक करते थे, उन्हें भी कुछ अलग नहीं दिखा। जब अकाउंट्स की तफसील की गई तब तक, खैर, हम उस पर बाद में आएंगे। और लीड का महत्व सुनो। लीड का वेट कैश के वेट से ऑलमोस्ट इक्वल होता है। यह एक प्योर साइंस है। गैविन की टीम के पास जो लोग थे वह शायद इंजीनियर्स थे, या कम से कम इंजीनियरिंग का नॉलेज रखते थे। सब कुछ प्रिसाइसली कैलकुलेट था, हर चीज को मेजर किया गया था। पर एक और इंपॉर्टेंट थिंग भी थी। जब ऐसा बिग ऑपरेशन हो, जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व्ड हों, तो किसी न किसी से लीक होने का रिस्क हमेशा रहता है। एक फोन कॉल, एक कॉन्वर्सेशन, एक गॉसिप, और पूरा ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। पर गैविन इतना इंटेलिजेंट था कि उसने अपनी टीम को कंप्लीटली सील्ड रखा। किसी को आउटसाइड का कोई नहीं पता था। किसी को यह नहीं पता था कि नेक्स्ट डोर में एक मेजर ऑपरेशन हो रहा था। अब आता है एक वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये 3 मिलियन, ये सब कैश अगर निकाल लिया तो फिर रखेंगे कहां? लॉयड से निकालकर सीधे किसी दूसरे बैंक में डाल सकते हो? नहीं, क्योंकि तब तुरंत क्वेश्चंस उठेंगे कि यह पैसा कहां से आया। यह डर्टी मनी है, इसे क्लीन करना होगा। और यहीं पर एक और प्रॉब्लम आता है, मनी लॉन्ड्रिंग। गैविन और उसकी टीम को यह सब समझ था। उनके पास एक सॉलिड प्लान था। एक बार पैसे निकल गए तो उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पर हाइड किया जाता। कुछ को अब्रॉड भेजा जाता, कुछ को कैश फॉर्म में यूज किया जाता, कुछ को, खैर, हम इसे बाद में देखेंगे। पर अभी की बात यह है कि यह रॉबरी, यह हाइस्ट, यह क्राइम, यह सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह कंप्लीटली साइकोलॉजिकल और लॉजिकल थी। गैविन का माइंड ऐसे काम कर रहा था जैसे वह चेस का एक हाई लेवल गेम खेल रहा हो। हर मूव, हर टैक्टिकल डिसीजन को थिंक थ्रू किया गया था। हर बैकअप प्लान के लिए एक और बैकअप प्लान था। और जब यह सब चल रहा था, लंदन पुलिस को क्या पता था? कुछ नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव्स को क्या पता था? कुछ नहीं। यह तो एक परफेक्ट क्राइम था
जिसमें बैंक को महीनों तक पता नहीं चला कि उनका कैश निकल रहा है। शर्लॉक होम्स को अगर यह देखना होता तो शायद वह भी कंप्लीटली अमेज्ड रह जाता। पर हर परफेक्ट क्राइम का एक एक्सपायरेशन डेट होता है, हर सीक्रेट का एक रिवील टाइम होता है। गैविन की यह मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन भी कब तक गुप्त रह सकता था? एक दिन तो अकाउंट्स मैच करने होते थे, एक दिन तो किसी को रियलाइज करना था कि कुछ गलत है। पर सुनो, हर अच्छी चीज का एक एंड होता है, हर हिडन सीक्रेट का एक एक्सपोजर होता है। गैविन की यह रॉबरी भी कब तक हिडन रह सकता था? एक दिन तो सच सामने आना था, एक दिन तो किसी को सस्पेक्ट करना था कि वॉल्ट में कुछ गलत है। और वह डे आ गया, 12 जून 1971, रॉबरी के एक डे बाद। बैंक के स्टाफ जब सुबह वॉल्ट को ओपन करने गए तो उन्हें कुछ स्ट्रेंज लगा। पहली नजर में तो सब नॉर्मल लगा, पर जब डिटेल्ड काउंट की गई तो रियलाइजेशन हुई, 3 मिलियन मिसिंग। हां, 3 मिलियन पाउंड्स। यह तो बहुत बड़ी बात थी। अब क्या हुआ? सायरन्स बजने लगे, पुलिस को कॉल किया गया, स्कॉटलैंड यार्ड के सीनियर ऑफिशियल्स तुरंत अराइव कर गए और तब शुरू हुई एक फैसिनेटिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को समझ ही नहीं आया कि यह रॉबरी कैसे हुई। एक्सटीरियर से तो बैंक कंप्लीटली सिक्योर था, गार्ड्स पूरी रात ड्यूटी कर रहे थे, रूम्स के डोर्स सब लॉक्ड थे। तो फिर थीव्स घुसे कैसे? और तब किसी की अटेंशन बेकर स्ट्रीट की उस शॉप पर गई, एक ऑर्डिनरी शॉप जहां चार्ल्स पी बेकर एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा था। पर जब पुलिस ने उस शॉप की थरो इन्वेस्टिगेशन की तो टनल, एक कंप्लीट टनल सीधे लॉयड्स बैंक तक, और टनल के अंदर ड्रिल्स, टूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट लीड के पैकेजेस जो वॉल्ट में प्लेस किए गए थे। यह तो एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था, पूरी रॉबरी का सीक्रेट खुल गया। अब शुरू हुई रैपिड अरेस्ट्स। गैविन को तुरंत कस्टडी में लिया गया और फिर उसकी टीम के एक एक मेंबर को, हर किसी को इंटेरोगेट किया गया, सवालों के जवाब दिए गए। और गैविन ने सब कुछ कन्फेस कर दिया, पर कोई रिग्रेट नहीं, कोई फियर नहीं दिख रहा था। उसके फेस पर बस एक काल्म पीस थी, जैसे कि वह जानता था कि यह डे आने वाली थी। कोर्ट में क्या हुआ? गैविन को 5 इयर्स की जेल की सेंटेंस मिली और उसकी टीम के दूसरे मेंबर्स को भी, कुछ को कम, कुछ को ज्यादा। पर यह सेंटेंस डिटेल्स देने से पहले एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वह 3 मिलियन कहां गए? यह तो एक बहुत ही मिस्टीरियस क्वेश्चन है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, FBI को भी इन्वॉल्व किया, इंटरपोल को भी, पर मेजॉरिटी ऑफ द मनी कभी नहीं मिला। हां, कुछ कैश मिला, शायद 62,000 या 63,000, पर बाकी तो कहीं डिसअपियर हो गया, जैसे कोई मैजिक हो। और यह तो क्राइम स्टोरी में सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट है। अगर पैसे नहीं मिले तो उन्हें क्या हुआ? क्या गैविन और उसकी टीम ने पहले से ही उन्हें समवेयर एल्स हाइड कर दिया था? क्या कोई बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क था जो पैसों को अब्रॉड भेज गया? ये सब क्वेश्चंस आज तक अनआंसर्ड हैं। पर सुनो, यहां एक और वेरी सिग्निफिकेंट थिंग है। जब यह रॉबरी एक्सपोज हुई तो बैंकिंग इंडस्ट्री में एक मैसिव शेकअप हुई। सिक्योरिटी सिस्टम्स को कंप्लीटली रिडिजाइन किया गया, नए रूल्स बनाए गए, वॉल्ट्स में एडवांस्ड सेंसर्स लगाए गए, प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन किया गया। पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। और एक फाइनल इंपॉर्टेंट थिंग, गैविन की इस रॉबरी के बाद ब्रिटेन में एक स्पेसिफिक लॉ बना जिसे लॉयड्स बैंक एक्ट कहते हैं। यह लॉ स्पेसिफिकली इसी इंसिडेंट के कारण बनाया गया था ताकि भविष्य में ऐसी सोफिस्टिकेटेड रॉबरीज प्रिवेंट हो सकें। अब आता है सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, वह 3 मिलियन कहां गए? यह तो एक वेरी बिग क्वेश्चन है और इसका कंप्लीट आंसर आज तक किसी को नहीं है। पर कुछ क्लूज, कुछ हिंट्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि गैविन के पास एक वेरी सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था। पहली बात, जब गैविन को अरेस्ट किया गया, पुलिस ने उसे आस्क किया कि बाकी पैसे कहां हैं। गैविन का आंसर था, मैं नहीं बताऊंगा। बस यही, कोई और डिटेल नहीं। यह एक वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन है कि गैविन ने डिलिबरेटली पैसों को डिफरेंट प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। शायद स्विस बैंक्स में, शायद कैरिबियन आइलैंड्स में, शायद कहीं और। दूसरी बात, गैविन को जेल में भी एक कंफर्टेबल लाइफ मिली। यह रिपोर्ट दी जाती है कि उसके पास जेल में भी पैसे थे। कैसे?
इसका मतलब है कि उसकी टीम ने पैसों को किसी न किसी वे में सिक्योर रख दिया था और वह जेल के बाहर से भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। यह एक ऐसा नेटवर्क था जो गैविन को जेल के बाहर भी मेंटेन रहा। तीसरी बात, और यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सपर्ट्स का ऑब्जर्वेशन है कि गैविन ने यह रॉबरी केवल मनी के लिए नहीं की थी। हां, मनी एक रीजन था, पर मेन मोटिवेशन था एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना। गैविन को यह प्रूव करना था कि वह सिस्टम को बीट कर सकता है, और जब उसने यह प्रूव कर दिया तो शायद उसे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल गया। पर मनी की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स को एक जगह हाइड किया जा सकता है, जैम के जार्स में, दीवारों में, जमीन के नीचे या किसी ट्रस्टेड पर्सन के पास। और गैविन के पास डेफिनेटली ट्रस्टेड पीपल का एक नेटवर्क था। यह इस बात को प्रूव करता है कि यह सिर्फ एक रॉबरी नहीं थी, बल्कि एक वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एम्पायर था। और यहां एक और इंटरेस्टिंग थॉट भी है। अगर गैविन और उसकी टीम के पास यह लेवल की प्लानिंग कैपेबिलिटी था, तो क्या वे अपने फॉलोअर्स को भी ट्रेन कर रहे थे? क्या उनके पास एक काइंड का स्कूल था जहां लोगों को सोफिस्टिकेटेड हाइस्ट्स करना सिखाया जाता था? यह तो एक मिस्ट्री है, पर पॉसिबल है। समझो 3 मिलियन, आजकल की इकोनॉमी में शायद यह 30-40 मिलियन के इक्विवेलेंट होता। यह एक हॉस्पिटल बना सकता है, एक यूनिवर्सिटी खोल सकता है, या एक कंप्लीट पैलेस बना सकता है। पर इसे स्पेंड किया कहां गया? यह क्वेश्चन आज तक अनआंसर्ड है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि पैसे को ग्रेजुअली लेजिटिमेट बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया गया, रियल एस्टेट डील्स, बिजनेस वेंचर्स आदि। कुछ कहते हैं कि पैसे को स्विट्जरलैंड भेज दिया गया, जहां बैंकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कुछ का मानना है कि मनी अभी भी कहीं बेरिड है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू बी रिट्रीव्ड। और गैविन के रिलीज के बाद क्या हुआ, यह तो एक और मिस्ट्री है। जब उसे जेल से निकाला गया तो क्या वह सीधे उन पैसों तक पहुंच गया, या फिर उसे ऑलरेडी से एक्सेस मिल गया था, या फिर पैसे कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए और गैविन का होल ऑपरेशन एक कैलकुलेटेड लॉस मेकिंग वेंचर बन गया? ये सब सवालात फैसिनेटिंग हैं। आखिर में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्या गैविन की यह रॉबरी सार्थक थी? क्या इसने उसे वह सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था? मनी की बात करें तो हां, गैविन को मिलियंस मिले, पर क्या हैप्पीनेस भी मिली? क्या पीस भी मिली? जेल में बैठकर सेल में क्या गैविन को कभी रिग्रेट हुआ? ये सब क्वेश्चंस आज तक अनआंसर्ड हैं और शायद कभी आंसर भी नहीं मिलेंगे। पर एक बात निश्चित है, गैविन की यह रॉबरी, यह हाइस्ट, यह क्राइम हिस्ट्री का एक वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर बन गया। आज जब कोई भी बैंक सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करता है तो लॉयड्स बैंक की इसी इंसिडेंट का मेंशन आता है। यह एक ऐसी रॉबरी थी जिसने कंप्लीटली सिस्टम को शेक कर दिया। और शर्लॉक होल्म्स? हां, शर्लॉक होल्म्स की स्टोरीज तो फिक्शन है, पर गैविन की स्टोरी यह कंप्लीटली रियल है, एब्सोल्युटली फैक्चुअल है। एंड शायद इसीलिए यह कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रियल क्राइम स्टोरीज, एक्चुअल क्रिमिनल केसेस, वे ऑलवेज फिक्शन से ज्यादा थ्रिलिंग होते हैं। गैविन की प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका लॉजिक, ये सब चीजें सिर्फ एक क्रिमिनल माइंड की कैपेबिलिटी नहीं दिखाती, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की इमेंस पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करती है। अगर यही इंटेलिजेंस लेजिटिमेट काम में यूज हो जाए तो शायद वह एक ब्रिलियंट इंजीनियर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एक इनोवेटिव साइंटिस्ट बन जाता। पर सच यह है कि सोसाइटी में टैलेंट को चैनल करने के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रगल, लैक ऑफ रिसोर्सेज या शेयर सर्कमस्टेंसेस, ये सब गैविन जैसे लोगों को क्राइम की ओर पुश करते हैं और फिर उनकी जीनियस का यूज क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो जाता है। अल्टीमेटली गैविन की लेगेसी यह है कि उसने साबित कर दिया कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं है। अगर कोई इंटेलिजेंट हो, पेशेंट हो और एक क्लियर ऑब्जेक्टिव हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। पर यह बात साधु के लिए एप्लीकेबल है और चोर के लिए भी। लॉयड्स बैंक की रॉबरी, बेकर स्ट्रीट की टनल, 3 मिलियन का खेल, ये सब आज फोरेंसिक स्टडीज का हिस्सा हैं, पुलिस ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है और क्रिमिनोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर हैं। और अगर आप कभी लंदन जाएं तो बेकर स्ट्रीट पर जरा अटेंशन से देखना। हो सकता है कि टनल्स अभी भी वहां हों, सील्ड या प्रिजर्व्ड,
क्राइम का एक रिमाइंडर के तौर पर, क्योंकि हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्राइम की भी, और उसके थ्रू सिस्टम की फेलियर्स को सीखना भी। गैविन कहीं है, लिविंग, डेड या इन हाइडिंग, कोई नहीं जानता, पर उसकी स्टोरी हमेशा रहेगी, क्राइम हिस्ट्री की एक इंडेलिबल मार्क के रूप में।